Hello, welcome to all of you. Once again, we are in virtual lecture. This is lecture number 2. So on previous lecture, we studied introduction part of law of torts. We studied how the torts words arrived. उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, नेचर देखा टोर्ट्स का कैसा होता है, एप्लीकेबिलिटी देखा. फिर हमने देखा कि उसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे, डेमनम साइन इंजुरिया साइन डेमनम. So it is very important part of torts initial. So before I start lecture number 2, I clarified some important topics with you. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि टोर्ट जो है वो क्राइम से अलग है और कॉन्ट्रैक्ट से भी अलग है. और टोर्ट्स में हमने देखा कि उसमें जो है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए होता है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए होता है. Liquidated damages or unliquidated damages, there is a distinguish between those words. Liquidated भी अलग है, unliquidated अलग है. Liquidated का मतलब क्या होता है? Liquidated यानी जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, राइट? तो उसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस यानी वो मेंशन होता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट दैट मेंशन कि ये नुकसान हुआ है, तो दैट द सर्टेन अमाउंट इज फिक्स्ड. यहाँ पे मीन्स के वो असर्टेन रहती है. यहाँ पे कुछ असर्टेन है ही नहीं. और क्योंकि टोर्ट जो मामला है, जो टोर्ट्स के लिए कोई कंप्लेंट फाइल करता है, कोई केस फाइल करता है, तो उसके लिए वो जो डैमेजेस जो है वो फिक्स नहीं होते. वो तो कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पे जाता है. जो जज जो डिसाइड करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ द मैटर, जो जज डिसाइड करता है उसके वजह से जो होता है वो डैमेजेस तय किया जाता है. हमने वो देखा था इंजुरिया साइन डेमनम मींस इंजुरी विदाउट डैमेजेस. इंजुरी मानी हमने देखा था लीगल इंजुरी जो हार्म होता है, वो लीगल इंजुरी होता है, जो इंजरी होता है तो भी आप क्लेम कर सकोगे. डेमनम साइन इंजुरिया मींस डैमेज विदाउट इंजुरी. जो सपोज आपको लीगल इंजुरी नहीं हुआ, ओनली डैमेज हुआ, तो आप उसके लिए सू नहीं फाइल कर पाओगे. और उसके बाद हमने देखा था देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ टोर्ट्स, जिसमें हमने स्टार्ट किया था एक्ट ऑफ गॉड से, इनएविटेबल एक्सीडेंट, assault, battery, strict liability, absolute liability, so many things. So from today onwards, we are going to study by PPTs, जिससे आपको पता चलेगा, आप नोट्स भी कर पाओगे. और जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जो ऐसे इंट्रोडक्शन के पार्ट था, मैंने ऐसे ही बोला था विदाउट शेयरिंग एनी PPTs, जो फर्स्ट पेज मैंने शेयर किया था. लेकिन आज हम जाएंगे PPT के थ्रू. सो लॉ ऑफ टोर्ट्स. फर्स्ट हम बात करेंगे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में. एवरी पर्सन इन आवर कंट्री इज एंटाइटल्ड टू सम लीगल राइट. वो तो है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको बताया है कि एवरी पर्सन हैज सम लीगल राइट, एंड लॉ इम्पोज अ ड्यूटी ऑन एवरी इंडिविजुअल टू रिस्पेक्ट द लीगल राइट बिस्टो ऑन अदर्स, एंड एनी पर्सन interfering with someone else enjoyment of their legal rights said to have committed a tort. यहाँ पे हमको एक नॉर्मल डेफिनेशन मिल गई टॉर्ट्स के बारे में. यहाँ पे लिखा है कि लॉ इम्पोज अ ड्यूटी ऑन एवरी इंडिविजुअल टू रिस्पेक्ट द लीगल राइट on others or any person interfering with someone else enjoyment of their legal rights said to have committed a tort. Suppose किसी आदमी ने कोई प्राइवेट राइट को इन्फ्रिंज किया, वायलेट किया, तो वो हो गया टोर्ट्स. क्योंकि एवरी पर्सन हैज अ लीगल राइट टू एंजॉय देयर लीगल प्राइवेसी, प्राइवेट राइट्स, जिसको एंजॉय करने के लिए उसका वो लीगल राइट है. लेकिन सपोज कोई पर्सन इंटरफियर करता है, कोई पर्सन आके जो है उसका इन्फ्रिंज करता है राइट्स को, तो यहां पे हो जाएगा टॉर्ट्स. फर्दर
The underlying principle of the law of tort is that every person has certain interests which are protected by law. Any act of omission or commission which cause damage to the legally protected interest of an individual shall be considered to be a tort. The remedy for which is an action for unliquidated damages. हमने देखा कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो भी डैमेजेस होते हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं. यहाँ पे जो रेमेडीज मिलेगी वो अनलिक्विडेटेड फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रेमेडी हम कंपेंसेशन के रूप में लेने वाले हैं. यहाँ पे किसी को पनिशमेंट मिलने वाली नहीं है. अगर सपोज वो क्राइम होता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थ्रू ये कोई सूट फाइल होती, वो क्राइम होता, तो यहाँ पे पनिशमेंट मिलती एज अ रेमेडी. लेकिन दिस इज द मैटर विच रिलेटेड विथ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, देन यू कैन कम एज अ रेमेडी लाइक जो मिलेगा आपको कंपेंसेशन मिलेगा. इज इट क्लियर? Tort is generally a breach of duty. In India, the law of tort is uncodified and is still in the process of development. Yes, it is right. Tort जो actually होता है वो generally breach of duty होता है. हमने देखा कि negligence हुआ और carelessness जिसको हम बोलते हैं, या कुछ ऐसा चीज हुआ जिसको हम बोलते हैं breach of duty. लेकिन ये breach of duty और contract से tort की जो definition है वो अलग है. और ये अनकोडिफाइड है, कोडिफाइड नहीं है. जैसे कोडिफाइड लॉ हुआ, जैसे मान लो लॉ ऑफ एविडेंस है, कोडिफाइड लॉ है, सीपीसी है, कोडिफाइड लॉ है. तो ये जो है वो अनकोडिफाइड लॉ है, क्योंकि अभी भी इसका प्रोसेस स्टिल इट इज कंटिन्यू, अभी भी वो प्रोसेस जो है वो चालू. However, following are the 10 most important principles of torts are. नंबर 1 जो है वो है damnum sine injuria, injuria sine damnum. In my first lecture, I told you that this Latin maxim जो है वो लैटिन से आया हुआ है और इसका मीनिंग होता है damnum means damage, sine means without, injuria means injury. और दूसरा है injuria sine damnum means injury without damage. यहाँ पे इंजुरी यानी कोई फिजिकल इंजुरी के बारे में बात नहीं किया है. इंजुरी यानी आपको जो लीगल राइट जो वायलेट हुआ, लीगल राइट आपका जो इन्फ्रिंज हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको लीगली इंजुरी हुआ. और डैमेज यानी आपको कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन डैमेज यानी आपका लॉस ऑफ कंफर्ट भी हो सकता है, मनी लूज भी हो सकता है. इसको हम डैमेज की डेफिनेशन में डाल सकते हैं. पहले हम देखेंगे डैमनम साइम इंजुरिया क्या होता है. Damnum sine injurias, a Latin maxim which means damage without legal injury. When there is an actual damage caused to the plaintiff without an infringement of his legal right, no action lies against the defendant. यहाँ पे देखो, plaintiff without an infringement of legal right है. यहाँ पे उसको legal right जो है उसका infringe नहीं हुआ है, उसको legally injury नहीं हुआ है, तो no action lies against the defendant. सपोज उसको लीगल इंजुरी यहाँ पे होता तो एक्शन लाइज अगेंस्ट द डिफेंडेंट होता. लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो है उसका लीगल जो राइट है वो यहाँ पे वायलेट नहीं हो रहा है, इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है. सो नो एक्शन लाइज अगेंस्ट द डिफेंडेंट. इन ऑर्डर टू मेक समवन लायबल इन टॉर्ट, plaintiff must prove that he has sustained legal injury. Damage without injury is not actionable in the law of torts. It is very important. क्या बताया यहाँ पर? In order to make someone liable in tort, आप किसी को liable आप करना चाहते हो तो plaintiff must prove that he has sustained legal injury. आपको बताना चाहिए, आपको साबित करना चाहिए. That should be proved that आपको legal injury हुआ है. Damage without injury is not actionable in the law of torts. आपको damage हुआ है, मान लिया, आपका loss of comfort हुआ, आप लोग का loss of money हुआ, it is accepted. लेकिन यहाँ पे आपको कोई legal injury नहीं हुआ, means legally harm नहीं हुआ, तो it is not actionable in the law of torts. This is very important topic guys. आप इसको जो है नोट कर लेना. सपोज एक एग्जांपल, एक इलस्ट्रेशन से हम इसका सॉल्यूशन लेंगे, हमको पता चलेगा कि कैसे होता है. सपोज A sets up a rival school opposite to B schools with a low fee structure, as a result of which students from B school
flock to A school, thereby causing a huge financial loss to A. यहाँ पे क्या हुआ, A जो है इसने एक स्कूल बनाया B के सामने। एक्चुअली B जो था वो स्कूल तो ऑलरेडी वहां पे एस्टेब्लिश था, काफी सालों से वहां पे चल रहा था, लेकिन A ने उसकी कंपटीशन देने के लिए एक स्कूल बनाया एग्जैक्ट ए के सामने। स्कूल तो बनाया, लेकिन उसने जो फीस स्ट्रक्चर था वो लो रखा। मान लो कि बी के स्कूल का जो स्ट्रक्चर था वो 5,000 रुपए था, 5,000 रुपीज पर annum, और ए ने जो स्कूल बनाया उसका उसने फीस स्ट्रक्चर रखा 4,000 पर annum। तो बट ऑब्वियस चीज है, जितने भी पेरेंट्स होंगे वो देखेंगे भाई स्कूल तो नया बनाया हुआ है, नया खुला हुआ है, ए भी जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ए स्कूल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही थी वैसे ही बी स्कूल दे रही है, फैकल्टी भी अच्छी है, तो क्यों हम 5,000 रुपए यहाँ पे खर्चा करें, 4,000 रुपए में बी में हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं और हमको 1,000 रुपए का सेविंग भी होगा। तो ये तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये तो कोई लीगल इंजुरी है नहीं, कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये लीगल इंजुरी आम नहीं हुआ, डैमेज हुआ, आपका लॉस ऑफ कंफर्ट, आपका लॉस ऑफ मनी हुआ। क्यों? क्योंकि बी ने स्कूल रखा वहां पे, तो जो स्टूडेंट्स है फ्लक मींस के वहां पे चले गए, आपके जितने भी स्टूडेंट्स है वो वहां पे आ गए, और जितने नए एडमिशन आ रहे हो बी में ज्यादा आ रहे हैं, आप में कम आ रहे हैं, तो आपका लॉस ऑफ मनी हुआ, आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन ये कोई लीगल इंजुरी नहीं हुआ है, कोई लीगल राइट्स आपका इन्फ्रिंज नहीं किया है, क्योंकि उसका भी राइट है, उसका भी राइट है कि वो स्कूल वहां पे कंस्ट्रक्ट कर सके, वो भी स्कूल एस्टेब्लिश करके जो है ऑपरेट कर सके। देयर इज नो एक्चुअली हार्म। अभी दिस एक्ट ऑफ ए इज नॉट एक्शनेबल इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स since it did not lead to the violation of any legal right of the plaintiff, although he has sustained financial loss। मैंने बताया, मान लिया कि उसका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, लेकिन आप इसमें सूट फाइल नहीं कर सकोगे, आप कोई केस फाइल नहीं कर सकेंगे अगेंस्ट द ए। क्यों? क्योंकि वो तो उसका लीगल राइट है, आपका कोई लीगल इंजुरी नहीं हुआ, लीगल राइट जो है वो हार्म नहीं हुआ, वायोलेट नहीं हुआ, इन्फ्रिंज नहीं हुआ, तो आप उसमें कोई एक्शन नहीं बता सकते। मींस देयर इज नो एनी एक्शन लाइक्स। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ exactly opposite, it is called injuria sine damnum, इंजुरी विदाउट डैमेज, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है, actually is a Latin term which means legally injury without any damage. This implies an infringement of the legal right of a person without any actual loss. Loss in the sense could mean a loss of health, monetary loss, etc. कुछ भी हो सकता है, लॉस ऑफ हेल्थ भी हो सकता है, लॉस ऑफ मनी हो सकता है, लॉस ऑफ कंफर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Since there is an infringement of legal right of a person, right to sue for a remedy is available against the wrongdoer, regardless of the fact whether any actual loss is sustained or not. Exactly opposite हुआ डियर। हमने देखा था कि ये जो है इंजुरिया साइन डैमनम है, मींस इंजुरी विदाउट डैमेज और डैमेज विदाउट इंजुरी, एग्जैक्टली ऑपोजिट है। यहां पे क्या होगा, loss in the sense could means loss of health, monetary loss, extra. Since there is an infringement of legal right of a person, right to sue for remedy is available। यहाँ पे आपके पास right to remedy है against the wrongdoer, जिसने गलत काम किया है, जिसने आपका जो है वो लीगल राइट हार्म किया है, उस पर्सन के सामने आप एक्शन ले सकते, ठीक है, regardless of the fact whether any actual loss is sustained or not। In the leading cause of SB versus Y, the defendant, a returning officer at a voting booth, refused to allow the plaintiff। Actually, ये जो केस है बहुत पुराना केस है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट केस, एसबी वर्सेस वाइट। एक्चुअली इस केस में हुआ था कि मैं आपको ऐसे जनरली बता दूं विदाउट रीडिंग माय पीपीटीज। एसबी वर्सेस वाइट में हुआ था यूं कि एक जो बंदा है वो वोट डालने के लिए बूथ ऑफिस में जा रहा है। अभी जो बूथ ऑफिसर होता है, जिसको हम रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं, वो मना कर देता है वोट डालने के लिए। ऑल्दो उसके पास वो वोटर आईडी कार्ड है, उसके पास आधार कार्ड है, मींस के जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड उसके पास है, लेकिन वो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको मना कर देता है।
कि आप वोट नहीं डाल सकते ड्यू टू सम रीजन। तो अभी हुआ यूं कि उसका लीगल जो है इंजरी हुआ, क्योंकि उसका लीगल राइट है वोट देना, किसी भी कैंडिडेट्स को दे सकता है, लेकिन उसका लीगल राइट है, वो आपने हार्म किया, यहां पे लीगल इंजुरी हुआ। अभी आप देखो इस केस में जिस कैंडिडेट को वोट डालने जाने वाला था, वो कैंडिडेट जो है वो जीत गया इलेक्शन। तो इलेक्शन तो जीत गया, उसको एक्चुअली तो डैमेज कुछ हुआ नहीं। सपोज उसका ऑपोजिट कैंडिडेट जो वोट डालने जा रहा था, उसके अलग का बंदा, उसके सामने वाला जो बंदा वो जीत जाता, तो सपोज हम बोल सकते थे कि उसको डैमेज हुआ। लेकिन यहाँ पे डैमेज तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन लीगल इंजुरी जरूर हुई, उसको लीगल हार्म हुआ, उसका जो राइट था वो इन्फ्रिंज हुआ। तो आप एक्शन ले ही सकते हो, ऑल्दो उसका डैमेज भले ना हो, लेकिन लीगल इंजुरी जो हुआ, लीगल हार्म हुआ, इसलिए दिस एक्शन इज मींस कि आप एक्शनेबल जो है कर सकते हैं। सो ड्यूली फिर से हम देखेंगे इन द लीडिंग केस ऑफ एसबी वर्सेस वाई, द डिफेंडेंट अ रिटर्निंग ऑफिसर एट अ वोटिंग बूथ refused to allow the plaintiff, a duly qualified voter, from voting. The candidate for whom the plaintiff was voting got elected and therefore no loss was suffered by him. The court held that although the plaintiff did not sustain any actual loss, but his legal right to vote was violated, for which he was granted a remedy. उसका लीगल राइट हार्म हुआ, उसका लीगल राइट वायलेट हुआ, तो कोर्ट ने क्या बताया कि भाई वो रेमेडी लेने के लिए लायबल है, रेमेडी उसको मिलना चाहिए, भले उसका डैमेज नहीं हुआ है, एक्चुअल डैमेज कुछ नहीं है, क्योंकि जो बंदे को वो जिताना चाहता था, वो बंदा ऑलरेडी इलेक्शन जीत गया, तो एक्चुअल डैमेज तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसका लीगल इंजुरी हुआ, तो रेमेडी अवेलेबल है। नाउ सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ vicarious liability. It is very important topic, vicarious liability. It is a general rule that a person is responsible for his own act of omission and commission, but in certain cases a person is liable for the act of others also. This is known a vicarious liability. The essential elements of vicarious liability are as follow. इसका डेफिनेशन क्या है पहले वो समझ लें, क्या मीनिंग होता है vicarious liability। ये तो एक जनरल रूल है कि जो बंदा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एक्ट पे, जो अपना काम करता है, ऑन एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन। लेकिन काफी ऐसे केसेस होते हैं कि वो दूसरे के, सर्टेन केसेस पर्सन इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर्स, दूसरे के जो काम होते हैं, दूसरे की कुछ एक्ट होते हैं, उसमें भी वो लायबल रहता है, उसको हम बोलते हैं वाइकरियस लायबिलिटी। लेकिन उसके लिए काफी सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो फुलफिल होना चाहिए। नंबर वन जो है, there must be a relationship of certain kind. It's very important here. Means कि ए रिलेशनशिप होना चाहिए, सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशन होना चाहिए, स्ट्रेंजर नहीं होना चाहिए। मीन्स कि ऐसा ना होना चाहिए कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन था नहीं और वाइकरियस लायबिलिटी में लायबल है। नो, देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप फॉर मीन्स ऑफ सर्टेन काइंड। नंबर टू है, द wrongful act must be related to the relationship in a certain way. Once again, the wrongful act must be related to the relationship in a certain way. एक certain way होना चाहिए। The wrongful act must be done within the course of employment. It is very important. ये जो wrongful act है तो ही वो लायबल होगा, जो बंदा जो दूसरे एक्ट के लिए लायबल हम वाइकरस लायबिलिटी में डालते हैं, वो वही तभी लायबल होगा जब वो एक्ट, पर्टिकुलर एक्ट, वो विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रही है। समझ रहे हो? कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद में होगा कोई एक्शन तो वो लायबल नहीं होगा। मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल से। मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ वाइकरस लायबिलिटीज इंक्लूड employer's liability for the act of his servant during the course of employment. मान लो कि दिस लायबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर। ये जो थियरी है उसका प्रिंसिपल जो है वो है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। मींस
whereby a person is responsible for the act of his subordinate. इसका एक लैटिन मैक्सिम है, NQ facit per alium facit per se, means he who does an act through another is deemed in law to do it himself. मैं आपको थोड़ा इजी कर देता हूं, एक्चुअली ये क्या है। पहले मैंने बताया कि वाइकरियस लायबिलिटी, जो भी पर्सन, जो भी बंदा है, he or she is responsible for his act, omission and commission. But sometimes in vicarious liability we can find that for some other person he is also liable. अभी एक एग्जांपल से हम समझने की ट्राई करते हैं। मान लो मेरी एक गाड़ी है, मेरा एक ड्राइवर है, और वो बंदा मेरे वहां पे एज अ ड्राइवर जॉब करता है, सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक। एक दिन विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैं इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि 10 से 6 बजे के जो भी होगा वो मेरी लायबिलिटी रहेगी, क्योंकि मेरे वहां पे वो काम करता है, मैं उसका प्रिंसिपल हूं, वो मेरा एजेंट है, मींस मेरा सबऑर्डिनेट, सर्वेंट है। अभी मान लो 12 बजे मार्केट में गया और उसने एक्सीडेंट कर दिया, और एक्सीडेंट थ्रू मिस्टर सी को जो है वो इंजरी हुआ, फिजिकल इंजरी हुआ। और जो फिजिकल इंजरी हुआ, अभी उस बंदे को तो पता नहीं कि कार किसकी है, किसके नाम पे रजिस्टर है, वो इज अल्टीमेटली द द प्रिंसिपल पर्सन। उसने पुलिस में जाके कंप्लेन कर दी अगेंस्ट माय ड्राइवर। अभी पुलिस इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी से पता चलेगा जो रजिस्टर जो है कार, वो मेरे नाम पे है। तो इंक्वायरी मेरे घर पे आया, पुलिस मेरे को पूछताछ की, मेरे को बोला कि सर ये एक्सीडेंट हुआ, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था। लेकिन जो मिस्टर बी था, वो बंदा जो मेरा ड्राइवर, वो स्पॉट से भाग गया था, लेकिन मिस्टर बी ने मुझे को कुछ बताया नहीं था। लेकिन ये जो कोई भी एक्शन हुआ, वो हुआ था ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट आवर्स, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इसीलिए वो ड्राइवर की बिहाफ में मैं जिम्मेदार हूं, आई एम द लायबल पर्सन टू पे द डैमेजेस, जो उसको सफर करना हुआ, जो उसका हॉस्पिटलाइज का खर्चा हुआ, जो भी हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं खुद। क्यों? क्योंकि वो जो बंदा है ड्राइवर, वो मेरे वहां पे काम करता है एज अ सर्वेंट, एज अ ड्राइवर, मैं उसको तनख्वाह देता हूं। तो और वो जो एक्ट हुआ था, जो एक्सीडेंट हुआ था, वो हुआ था ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट आवर्स, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसीलिए मैं जिम्मेदार हूं। अभी इसको मान लो कि सपोज ये जो एक्सीडेंट हुआ था, वो शाम को 6 बजे हुआ, और मेरा जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है सुबह 10 से 5 है, मान लो। तो अभी जो 6 बजे उसने एक्सीडेंट किया, तो आई एम नॉट लायबल पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ माई ड्राइवर। क्यों? क्योंकि अभी वो बंदा मेरे वहां पे काम नहीं करता, वो जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसमें नहीं था एक्सीडेंट, तो उसके बाद हुआ है। तो ड्राइवर हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Now, the essential elements amounting to vicarious liability of a master for the tort of his servant are as follows. Number one, there should be a master-servant relation. मैंने बोला था, there is a certain kind of relations between two person. वो होना चाहिए, it is a mandatory. और यहाँ पे मैंने बताया कि there is a relationship between the master and servant. There should be a master-servant relation. जो master-servant relation होगा तो ही मैं as a master liable होगा। दूसरा है, the act of omission or commission should be done within the course of employment. There are two essential ingredients for vicarious liability, friends. Number one था, there should be a master servant relation, means के there is a certain kind of relation, यहाँ पे हम उसको master servant relation बोलेंगे। और दूसरा था, the act of omission and commission should be done within the course of employment. जो भी हुआ था वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुआ था, मीन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ हम एक एग्जांपल से एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहेंगे। If a driver of B in his course of employment negligently knocks down C while driving a car, B will be responsible for the negligence of his driver A.
अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया सेम एग्जांपल है। इफ ए ड्राइवर ऑफ बी in his course of employment negligently knocks down C while driving a car, B will be responsible for the negligence of his driver A. यहां पे दो जो है एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला जो था वो था देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप, देयर इज अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। और दूसरा था द एक्ट जो भी हुआ ऑफ ओमिशन एंड कमीशन शुड बी डन विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और तभी हुआ। तो ये जो दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। नाउ प्रिंसिपल्स लायबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ हिज एजेंट। व्हेन एन एजेंट परफॉर्मेंस एक्ट which is authorized by the principal, the latter becomes liable for such an act of the agent provided the act is done within the course of employment. काफी बार हमने देखा है कि प्रिंसिपल और एजेंट जो होता है, जो रिलेशनशिप होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है, जिसमें जो सबऑर्डिनेट है या एजेंट है कोई भी एक्ट करता है उसके लिए अल्टीमेटली वो प्रिंसिपल जिम्मेदार, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ही और शी एक्ट समथिंग। क्योंकि प्रिंसिपल को तो पता ही होता है कि ये जो मेरा सबऑर्डिनेट है वो मेरे बिहाफ में या मेरी परमिशन से, मेरी अप्रूवल से वो काम कर रहा है। तो सपोज कुछ गलत हुआ या किसी को हार्म हुआ या कुछ नुकसान हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? प्रिंसिपल होगा, सुपीरियर होगा। सॉरी। नाउ liability of partners for each other's torts. When a partner in the normal course of a business of a partnership firm commit a tort, all the other partners are equally responsible for the tort as the guilty partner. सही है। मान लो कि कोई एक पार्टनरशिप फर्म है और वो पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, और अभी ये 3 पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर ने कुछ गलत काम कर दिया, टोट कर दिया। जैसे ही पता चलेगा, लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म है इसलिए कोई एक बंदा इसके लिए लायबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तीनों बंदे लायबल है। इसीलिए लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर ईच अदर्स टोट्स। कोई एक बंदा टोट्स करेगा तो उसके वजह से दूसरे पार्टनर्स भी लायबल हो जाएंगे दोस्त। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। टोट में काफी सारे लैटिन मैक्सिम है, तो ये सब आप जो है और रट्टा मारने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना। क्योंकि स्टार्टिंग हमने देखा था कि टोट जो है वो टोटियस से आया। टोटियस वो लैटिन वर्ड था जिसका मीनिंग होता है ट्विस्ट। टोट का मीनिंग होता है ट्विस्ट, और टोर्टियम वर्ड से आया था। उसके बाद हमने देखा डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डेमनम, फिर अभी हमने देखा एक्सिट परसे, परसे एक्विट, और अभी प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। The Latin maxim volenti non fit injuria literally means to one who volunteers no harm is done. Means a person who after knowing the risk and circumstances willingly and voluntarily consent to take the risk cannot ask for compensation for the injury resulting from it. अभी मान लो कि आप एक क्रिकेट की मैच चल रही है ग्राउंड में, इंडिया पाकिस्तान, और आपने टिकट परचेस करके रखी है। कल आप क्रिकेट देखने जा रहे हो, टिकट आपके पास है, आप ग्राउंड में जाओगे विदाउट एनी जो है सेफ्टी मेजर्स, और आपने पेवेलियन की टिकट ले या आगे जो बैठने की टिकट जो आती है वो आपने परचेस करके रखी है। अभी मान लो कि किसी बैट्समैन ने छक्का मारा और बॉल आपके सिर पे लगी या आपके बॉडी पे लगी और आपको कोई चोट आ गई, कोई सीरियस इंजरी हो गई, तो आर यू गोइंग टू क्लेम? आप कोई सू फाइल कर सकोगे उसके सामने कि भाई ये तो मुझे इंजरी हुआ, इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसने उसको छक्का ऐसे नहीं मारना चाहिए, मेरे को हार्म हुआ है, मेरे को नुकसान हुआ है, मेरे को इंजरी हुआ है, बॉडीली इंजरी हुआ है? नो। व्हाई?
बिकॉज आपको पता था कि आप ग्राउंड में क्रिकेट देखने जाओगे, काफी सारे दर्शक वहां पे हो गए, आपने पेविलियन की टिकट लेके रखी है, लेकिन रिस्क फैक्टर वहां पे है। रिस्क फैक्टर क्या है कि कोई भी बैट्समैन आके छक्का फोर मारेगा और बॉल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बॉल आपको लग भी सकती है। मींस जब तक वो मैच चल रही तब तक आपको कॉन्शियसली वहां पे ग्राउंड पे ही नजर होनी चाहिए, आपको लग भी सकता है। और एक कंसेंट आपने दिया हुआ है, क्योंकि आपने वॉल्यूंटरी वो जो है वो टिकट ले रखी है, पता है, आपको पता था कि रिस्क इज देयर, लेकिन मैं उठाऊंगा, मैंने उसको कंसेंट दी क्योंकि आपने टिकट परचेज किया और आप ग्राउंड में गए देखने के लिए। तो इस मैटर में आप जो है वो लीगल इंजुरी, यानी आप कोई क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। A person who voluntarily abandons his right cannot sue for any damage caused to him. It is used as a complete defense in the law of torts, liberating the defense from all kinds of liability. Essential elements constituting a voluntary not fit injury are as follow. Number one, voluntary. ये मेन है। अग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। काफी सारे ऐसी होती है जिसमें एक्सप्रेस होता है, सपोज मैजिशियन का जो शो आता है, फिर वो सर्कस का होता है, या काफी काफी ऐसे वो जो मेला लगता है, वो मेले में वो मौत का कुआं होता है, काफी सारे वो डेंजरस एक्ट करते हो और आप देखने जाते हो, सपोज वो आपको उसकी नेग्लिजेंस की वजह से या कुछ भी हो सकता है, आपको इंजरी भी हो सकती है, लेकिन आप तैयार होते हो रिस्क उठाने के लिए, वॉलंटरी तैयार होते हो। तो अग्रीमेंट जो हुआ वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। थर्ड होता है एलिमेंट नॉलेज ऑफ द रिस्क। आपको पता है कि रिस्क इज देयर, मैंने बताया कि भाई जोखिम तो है, लेकिन मैं जाऊंगा। सपोज एग्जांपल, by participating in a football match, the player willingly consent to bear the risk that may arise in the normal course of the game. जो जितने भी प्लेयर्स फुटबॉल खेलते हैं, और फुटबॉल मैच आपको पता ही होता है, इसमें काफी इंजरी के चांसेस ज्यादा रहते हैं दूसरे गेम के अलावा। तो ये जो फुटबॉल में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी वो प्लेयर्स होते हैं, उसको पता है कि भाई हमको जो रिस्क है वो बेयर करना पड़ेगा, हम ले रहे हैं बेयर। अभी सपोज कोई दूसरी ऑपोजिट प्लेयर है और एक प्लेयर को गलती से या इंटेंशनली भी लग गया, तो वो कोई क्लेम नहीं कर सकता, डैमेज के लिए डिमांड नहीं कर सकता, रेमेडी नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे रिस्क है, और रिस्क है, लेकिन वॉल्यूंटरी उसने जो अग्रीमेंट है वो एक्सेप्ट किया और उसको रिस्क के बारे में पता भी था। तो आई होप यू क्लियर्ड योर कॉन्सेप्ट। जो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट था, हम थोड़े बैक जाएंगे जिससे पता चले कि एक्चुअली हमने अभी तक क्या देखा। इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा था इंट्रोडक्शन में मेन जो पार्ट था वो था टोर्ट इज अनकोडिफाइड लॉ। दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ डैमनम साइन इंजुरिया और इंजुरिया साइन डैमनम, डैमेज विदाउट इंजुरी, इंजुरी विदाउट डैमनम, हमने एग्जांपल के साथ देखा, जो स्कूल वाला एग्जांपल हमने लिया। उसके बाद इंजुरिया साइन डैमनम देखा, एसबी वर्सेस व्हाइट वाला केस था। फिर था प्रिंसिपल ऑफ वाइकरियस लायबिलिटी, वाइकरियस लायबिलिटी हमने देखी, मास्टर सर्वेंट वाला रिलेशनशिप, देयर इज अ रिलेशनशिप। फिर हमने देखा है employer's liability for the act of his servant during the course of employment with example। फिर हमने देखा principal's liability for the act of his agent। फिर हमने देखा liability of partners for each other's torts। और लास्ट में हमने देखा principle of voluntary non-fit injury, जिसमें हमने essential ingredients देखे थे, voluntary agreements, knowledge of the risk with illustration। So guys, this is very important in torts because before we going on and on, अभी आप आगे जाने वाले हैं, एक के बाद एक कंसेप्ट हम जो है क्लियर करेंगे टॉर्ट्स में, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आपका जो फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देन इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट लाइंग ऑन द टॉर्ट्स। लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा,
फिर आपको डिफिकल्टी होगी कि एक्चुअली ये टॉर्ट कैसा होगा, कि टॉर्ट मैंने बताया इट इज ट्विस्ट, आपको पता ही नहीं चलेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि टॉर्ट बोलेंगे इसको हम क्राइम बोलेंगे, हमको क्या कहेंगे। तो वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पहले हमको जो है वो देखना पड़ेगा, एक टॉर्ट्स के अंदर आता है, क्राइम के अंदर आता है, क्या होता है तो टॉर्ट्स बनता है, क्या नहीं होता है तो टॉर्ट्स नहीं बनता है। अभी सिविल रॉन्ग जितने भी होता है, मैंने आपको डेफिनेशन में लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉर्ट्स, बट टॉर्ट्स इज अ सिविल रॉन्ग, क्योंकि टॉर्ट जो होता है वो एक सिविल रॉन्ग का पार्ट है, लेकिन सभी जो सिविल रॉन्ग होते हैं वो सब जो होता है वो टॉर्ट्स नहीं होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल रॉन्ग है, लेकिन देर इज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन टॉर्ट्स एंड सिविल रॉन्ग, बिकॉज टॉर्ट इज अ पार्ट ऑफ जो होता है सिविल रॉन्ग होता है। फिर हम नेग्लिजेंस के बारे में बात आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी आएंगी, बैटरी और एसोल्ट, ये बढ़िया जो है कॉन्सेप्ट है बैटरी और एसोल्ट वाला इन टॉर्ट में। एसोल्ट यानी मैं अभी एग्जांपल दूं तो एसोल्ट कैसे आपको बोलेंगे कि भाई धमकी दिया आपने किसी को, भाई ज्यादा मत बोलना, गोली से उड़ा दूंगा, तो एसोल्ट हो गया। या किसी को एक्शन करके दिखाया कि मैं मारूंगा, तो बैटरी हो गया। सो ईच एंड एवरी जो है वो कॉन्सेप्ट अलग अलग है, जैसे ही उसका एलिमेंट्स चेंज होगा, जैसे उसका इंग्रेडिएंट्स चेंज होगा, जो टोट डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। तो हमको वो समझना है कि क्या होगा तो ये नेग्लिजेंस बोलेगा, क्या होगा तो इसको हम एक्ट ऑफ कोड बोलेंगे। सो ऑन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोट्स, जो वेरियस काइंड्स ऑफ टोट्स है, इसमें से हम स्टार्ट करेंगे एक्ट ऑफ कोड, नेग्लिजेंस है, आगे आगे हम बढ़ेंगे। तब तक आप जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, जिससे आप नोटिस कर लेना, आप नोट डाउन कर लेना कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, we will meet soon on the next lecture। ठीक है।